हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे थे लास्ट सेशन में कि रिस्क किसका होने वाला है, कब, बेसिकली एट व्हाट टाइम हैज़ द डिलीवरी बीन डन। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि रणवीर बरार है जो कि सेलर है और उर्मिला बा है जो कि बायर है। ये 50 किलो राइस खरीदना चाहती हैं रणवीर बरार से, और रणबीर बरार ने बोला था कि 200 केजी राइस के सैक्स रखे हैं वेयर हाउस में, जो कि 16 जुलाई को हम भेज देंगे आपको। अब मुझे बताइए, लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वहां पर हमने देखा था जब तक असर्टेन नहीं हुए हैं गुड्स तब तक ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। बताइए, क्या यहाँ पे असर्टेन हुए हैं? क्या रणबीर बरार ने कुछ पोर्शन अलग करके रखा है 50 किलो राइस आउट ऑफ दिस 200 केजी राइस फॉर उर्मिला बा? नो। तो क्या ट्रांसफर हुआ है? नहीं। अगर ट्रांसफर ही नहीं हुआ है तो ओनरशिप जिसकी, रिस्क उसका। बताइए, ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप है सेलर की। हेयर, ठीक है। तो किसका लॉस होगा? रणबीर का ही लॉस होगा। अगर यहाँ पे गुड्स अपोर्शन कर दिया गया होता, असर्टेन कर दिया गया होता, डिलीवर कर दिया गया होता, हमने पीछे पॉइंटर्स जो भी पढ़े हैं, अगर वो हो गया होता तो हम रिस्क उर्मिला बा का बोलते, बट यहाँ पर रणबीर बरार का ही लॉस रहेगा। लॉस रहेगा क्योंकि ये बात हुई 9 जुलाई को, डिलीवर होना है 16 जुलाई को, बट 12 जुलाई को ही कैच हो गई फायर। यस, tells the buyer that 200 kg of rice sack are in warehouse, will deliver on 16th of July। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? क्या आप लोगों ने यही आंसर चूज किया है? चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट गोइंग फर्दर। ओके, चलिए अब बात करते हैं डिलीवरी टू कैरियर। वेयर इन परजुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपके और मेरे बीच में, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका था। सेलर ने अब गुड्स को डिलीवर कर दिया है बायर को या फिर टू द कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, मतलब बायर तक पहुंचाने के लिए किसी और को ट्रांसफर हो गया है। यस, बेलर बेली का कंसेप्ट हम पढ़ कर आए हैं। ओके, एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब अब आगे वो सेल नहीं करता है, सेलर के पास अब राइट नहीं है टू डिस्पोज इट फर्दर। ही इज डीम्ड टू हैव एप्रोप्रिएटेड द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और एक बार ये एप्रोप्रिएट हो गए, जो कि हमने लास्ट सेशन में देखा था यहाँ पर, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। एप्रोप्रिएट क्या था? जहाँ पे हमने गुड्स असर्टेन कर दी है, एक अनअसर्टेन गुड्स में से गुड्स को असर्टेन कर दिया है कि इस बंदे का है। यस, उसी को हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। एप्रोप्रिएशन एक असर्टेनमेंट एक यूनिलैटरल प्रोसेस है, और एप्रोप्रिएशन के बारे में भी हम बातें करके आए हैं। लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू। एक मिनट, देख रहे हैं इसको। यस, एप्रोप्रिएटेड है, अनअसर्टेन बट एप्रोप्रिएट कर दिया है तो कहीं ना कहीं असर्टेन ही हो गया है। यस, वेरी वेल, मूविंग फॉरवर्ड। गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न,
In order to push up the sales, generally there is a practice of sending goods to the customer with a clear cut understanding that he has the option to approve or return the goods. अगर उनको मतलब विद इन 30 days लेट्स से पॉलिसी है, आपको पसंद आया तो रख लो वरना वापस दे देना। या मैंने हॉपस्कॉच से अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े मंगाए, उसमें 10 days पॉलिसी थी कि 10 दिन आपके पास है, आपको पसंद आता है तो रख लीजिए वरना रिटर्न कर सकते हैं। Okay, this type of sale is known as approval on sale or return. Very important, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने दीरा के लिए, माय डॉटर के लिए मैंने हॉपस्कॉच से या फर्स्ट क्राई से कपड़े ऑर्डर करे, ठीक है। अब वो अगर उसमें रिटर्न पॉलिसी है, रिटर्नेबल है कि अप्रूवल पे डिपेंड करेगा। अप्रूवल तब होगी अगर अप्रूवल ऑफ सेल तब होगी जब अप्रूव हो गया, अदरवाइज रिटर्न कर दिया जाएगा। Yes, in such cases transaction does not culminate into sale. हम उसे सेल तब तक नहीं मानेंगे until the goods are approved by the customer and the property in goods still remains with the seller. Let's say 10 days के पॉलिसी, तो 10 दिन बाद, 10 दिन तक अगर कुछ सामने से रिटर्न नहीं आया तो इसका मतलब अप्रूवल हो गया। अगर इसे हम इम्प्लाइड भी लेते हैं तो, when goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer. कब होगी पास बायर को? when he signifies his approval or acceptance. या तो मैंने बोल दिया कि हाँ मेरे को सही लग रहा है, मैं रख लूंगी। ओके, जैसे मान लेते हैं ए ने 3 डजन सिल्क साड़ीज भेजी बी को ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न with an option to return the same within 21 days. 21 दिन में वापस कर सकते हो, ठीक है। बी सेंड्स अ लेटर ऑफ अप्रूवल टू ए विदिन 15 days. क्या 21 दिन से के अंतर करते हैं 15 दिन? हाँ जी। सेल हैज टेकन प्लेस आफ्टर 15 days एंड द प्रॉपर्टी इन गुड्स गेट ट्रांसफर टू द बी। अब जैसे मैंने हॉपस्कॉच में लेट्स से ऑप्शन था, मैंने 6 दिन बाद ही बोल दिया कि हाँ भैया मुझे रिटर्न नहीं करती, मैंने रेटिंग दे दी लेट्स से कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और मैंने बता दिया कि अब नाउ आई डोंट वांट टू रिटर्न इट। तो भाई वो 10 दिन का क्यों वेट करेंगे? जिस दिन मैंने अप्रूवल दे दी उस दिन उनकी सेल रजिस्टर हो जाएगी, व्हेन ही डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, बोला नहीं बट ऐसा कुछ हो गया जिससे हमें लग रहा है कि ट्रांजैक्शन अडॉप्ट होगी। ए ने 25 टन ऑफ सीमेंट भेजे बी को ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। आपने अप्रूव कर दिए तो आप हम मान लेंगे सेल, नहीं तो वापस कर देना, with an option to return the goods within 30 days from the receipt if not acceptable to him. B ने कुछ बोला नहीं बट यूज कर लिया। या मान लेते हैं मैंने जब दीरा की ड्रेस मंगाई तो मैंने कुछ बोला नहीं बट उसे पहना के फोटो खींच के इंस्टाग्राम पर और डाल दी स्टोरी और टैग कर दिया, अप्रूवल हो गया ना। बी यूज द सीमेंट इन हिज प्रोजेक्ट सिंस बी हैज appropriated the goods, जो बायर है उसने अप्रोप्रिएट कर लिया गुड्स, तो हम इसे इस सेल को क्रिस्टलाइज मान लेंगे एंड द प्रॉपर्टी इन गुड्स स्टैंड्स ट्रांसफर्ड टू बी। तो अगर अब रिस्क किसकी होगी? जिसकी ओनरशिप है। रिस्क इन्हीं की बी की ही होगी जो कि बायर है हमारे केस में। आई थिंक कुछ लाइटनिंग इश्यू आ रहा है, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट क्विकली चेक दिस आउट। Yes, it is sorted now. I hope आपको लाइट वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही। ओके, नाउ एग्जाम्पल 2 लेते हैं। मान लेते हैं ए ने 20 बेल्स ऑफ कॉटन भेजे बी को ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। बी हैज अ चॉइस टू रिटर्न द गुड्स विद इन 3 weeks, 3 हफ्ते बोले तो लगभग 21 दिन ही होते हैं। However, B insists instead of conveying his approval or rejection of the goods, sold the same to C. बेच दिए ना, अभी भी क्या मान लेंगे कि आपने अप्रूव कर ही लिया है। Hence also B by his act, इसे हम implied मान लेंगे। Yes, signified कि हाँ उसने अप्रूव कर लिया है, इसका मतलब A की सेल हो गई है कंप्लीट और प्रॉपर्टी जो है वो B को ट्रांसफर हो गया। B अब जिसको मर्जी करे, हमको क्या मतलब है, हमारे पास हमारे पैसे अब हम अपने वही खातों में चढ़ा सकते हैं। सिंपल बात इतनी है, ठीक जी, इजी चल रहा है। If he does not signify his approval or acceptance to the seller but retains the goods,
बोला नहीं कुछ कि मैं रख रहा हूँ या वापस भेज रहा हूँ, बट उसने अपने पास रख लिया है, बट उसने नोटिस नहीं दिया है रिजेक्शन का। देन इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑन एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, जैसे मैंने 10 दिन का हॉपस्कॉच का एग्जांपल दिया, या 1 महीने का एग्जांपल ले लेते हैं, या जो भी टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, वो सभी जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम मान लेंगे कि सेल हो गई है। ऑन एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम and if no time has been fixed on expiration of reasonable time, we will consider it as sale. ठीक है, आसान चल रही है बातें। एग्जाम्पल 3 देखेंगे। A horse was delivered to B on the condition of sale or return within 8 days. 8 दिन बाद हम वापस नहीं मानेंगे, फिर हम सेल मान लेंगे। The horse died within 8 days. It was held that the loss would fall on the seller. क्योंकि अभी 8 दिन का समय बाकी था। Very important it is. Very important it is. 8 दिन में वापस कर सकते थे और ये 8 दिन के अंतर्गत तो हॉर्स की डेथ ही हो गई। तो अब किसका रिस्क है? सेलर का, क्योंकि अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई है। ओनरशिप जिसकी, लॉस उसका। यस, रिस्क उसकी। The property in the goods has not been passed to the buyer, ऐसा हमें एल्फिक वर्सेस बार्नेस ने 1880 में बताया था। अब आप बोलेंगे मैम 1880 में तो ये हमारा केस लॉ ही, मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही नहीं था। अरे मैंने बताया ना कि पहले ये एक्ट जो है, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आज हम सेपरेटली पढ़ते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, सेक्शन 75 ऑनवर्ड्स टिल सेक्शन 123। ठीक है, बट वो रीअपील हुआ और हमारे पास सोगा बन गया, और हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 1872 में ही आ गया था, और ये तो 1880 में बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये केस लो याद रखेंगे, एल्फिक वर्सेस बैंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए डिलीवर्ड सम ज्वेलरी टू बी ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। बिफोर बी पेड प्राइस ही प्लेज्ड द ज्वेलरी विद सी, held the pledge was not valid and A could recover jewelry from C. क्या हुआ? A ने B को कुछ ज्वेलरी बेची कि सिर्फ और सिर्फ कैश में होगी सेल, ठीक है, या फिर रिटर्न कर दी जाएगी। B ने अभी पैसे दिए ही नहीं है, प्राइस गया ही नहीं है, तो सेल हुई ही नहीं है, और इतने में B ने प्लेज कर दिया इसे C के पास। तो क्या बोला कि जो ये प्लेज है वो वैलिड ही नहीं है। ए अपनी ज्वेलरी वापस ले सकता है, पैसे नहीं दिए भाई इन्होंने, सेल कैसे हो जाएगी? ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है और आपकी किताब के हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने जो बुक दी हुई है उसमें एग्जाम्पल एग्जैक्टली ऐसे ही दिए हैं। एग्जाम्पल 5, एस लिमिटेड अग्रीड to sell a tractor to HC municipality on condition that if the latter was not satisfied, मतलब HC municipality satisfy नहीं होता, क्योंकि ये है सेलर, वो है बायर, बायर satisfy नहीं होता है, it could reject the tractor। म्यूनिसिपैलिटी ने यूज किया ट्रैक्टर 1 महीने के लिए, मतलब 1.5 मंथ के लिए, लगभग 45 डेज के, एंड देन नाउ वांट टू रिजेक्ट, held a reasonable time to reject having has elapsed। ये किसने हेल्ड किया? कोर्ट ने हेल्ड किया होगा, आप और मैं नहीं बता सकते रीजनेबल टाइम क्या है। The property in the tractor had passed to municipality and therefore they could not reject it। अब लॉस किसका? इस केस में बायर का लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम लैप्स हो चुका है टू रिजेक्ट। ठीक है, विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है ना गाइस? कहीं पे भी किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मेरे से लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो टॉक टू मी और हियर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद प्रॉपर्टी, सेक्शन 26। प्रॉपर्टी जिसकी, बोले तो ओनरशिप जिसकी,
रिस्क उसका, सिंपल, लॉस भी उसी का। ये तो हमने लास्ट सेशन में ही फंडा समझ लिया था। Yes, unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. वैसे तो seller की है, but एक बार transfer हो गई तो buyer की risk हो जाएगी. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk, whether delivery has taken or not. चाहे delivery हुई है या नहीं, again हम last session में पढ़कर आए हैं. Just in case आपने last session miss किया है तो पहले please last session attend कीजिए. Only then will you be able to attend this session, understand things better. ठीक है, चाहे डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है, चाहे पैसे दिए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है, एक बार असर्टेन हो गया प्रॉपर्टी, हम बोल लेंगे कि ट्रांसफर हो चुकी है. यस, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड, मान लेते हैं गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. गुड्स ही नहीं है अब एग्जिस्टेंस में, आप बताइए, अगर एक नॉर्मली सब छोड़ दीजिए, अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही गुड्स खराब हो चुकी है, गुड्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? कॉन्ट्रैक्ट सोगा छोड़ो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताओ क्या वैलिड है? नहीं है वैलिड. यहाँ पे भी क्या होने वाला है, where there is a contract for sale of specific good and the contract is void here, क्योंकि सामान ही खराब हो चुका है ना, क्या बेचोगे आप? Yes, if the goods without the knowledge of seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer their description in the contract here becomes void. Even if we do not talk about SOGA, even if we have understood Indian Contract Act, ये बातें आपके दिमाग में एकदम चमक जानी चाहिए. चमकी कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? चलो, goods perishing before the sale but after agreement to sell. अग्रीमेंट टू सेल तो हो गया था बट सेल से पहले, मतलब अभी पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, कुछ टोकन एक्सेट्रा की बात हो रखी है. Where there is an agreement to sell a specific good and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish and become so damaged कि वो बेची नहीं जा सकती है, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रही, in the agreement before the risk passes to the buyer. Again, अभी सेल हुई नहीं है ना, ओनरशिप प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं है, द गुड्स हैज नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड, वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल, एकदम बेसिक फंडा है. ओनरशिप जिसकी रिस्क उसका. अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, सेल में ट्रांसफर होती है. अगर सेल में ट्रांसफर होती है तो भैया वायर की रिस्क है, बट जब तक अग्रीमेंट टू सेल है, सेल नहीं है, आप यहाँ पर रिस्क सेलर की ही रहेगी, रिस्क सेलर की ही रहेगी. सेक्शन 7 और 8 एप्लीकेबल है इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड नॉट अनसर्टेन और जेनरिक गुड्स. सब सेक्शन 7 और 8 इसके बारे में बात करता है. जब गुड्स असर्टेन है तो यहाँ पर स्पेसिफिक गुड्स की केस में बात कर रहे हैं, ठीक है. स्पेसिफिक गुड्स पे एप्लीकेबल है, और स्पेसिफिक गुड्स में भी जब एग्रीमेंट टू सेल हुआ है वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, सेल पर ही एप्लीकेबल होगी. सेक्शन 7 और 8 ये हमें लर्न करना है. हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इस टॉपिक की, सीए फाउंडेशन में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम अपने को कंफ्यूज नहीं करेंगे. हम यहाँ पर सीए में एक्सक्लूसिव क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. इन डेनबी हैमिल्टन एंड कंपनी वर्सेस बार्डन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड 1949, A contracted to purchase 30 tons of apple juice from B. A ने B को बोला कि मैं आपसे 30 किलो सेब का जूस लेने वाला. ढंग से बनाते हैं, ठीक है, ये जूस है. ओके. डिलीवरीज वर टू बी मेड इन अ वीकली ट्रकलोड, हर हफ्ते जाएगी. B crushed the apple and put the juice in the cask for delivery. B ने अपना काम करना चालू कर दिया है. ओके. A delayed the taking of delivery, as a result juice got deteriorated. अब गलती किसकी? A की. A was the buyer basically. B is the seller. B ने सब कुछ अलग कर दिया, पोर्शन कर दिया, सर्टेन कर दिया, स्पेसिफिक बता दिया है ये, ठीक है.
और ये डिलीवरी नहीं ले रहे, सब कुछ हो चुका है, ये डिलीवरी ले नहीं रहे, गलती किसकी? इनकी। ये तो असर्टेन कर चुके हैं ना, स्पेसिफाई कर चुके हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, रिस्क एक ही होगी। यस, द क्वालिटी as deteriorated, it was held that the property in goods has passed today. Accordingly, the loss will be borne by A only. समझ में आया कि नहीं? ध्यान से पॉज कीजिए वीडियो को, एक बार इस पॉइंटर को अच्छे से अपने दिल में उतारिए। जब तक भैया जी ये सर्टेन कर चुके हैं, लास्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको लास्ट सेशन आपने नहीं ढंग से अटेंड किया है तो पहले वो अटेंड कीजिएगा गाइस, ठीक है, या नोट्स एक बार चेक कर लीजिएगा, ओनली देन विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर। लगभग 50 मिनट्स मैंने लास्ट सेशन लगाया था सर्टेन एक्सेट्रा टॉपिक समझाने के लिए। हाँ, मैंने आपको मानो बिल्ली नहीं, स्कूल वाली भाभी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 2, बी ऑफ बनारस राइट सी ऑफ चेन्नई to send him 50 pieces of wrist watches. बी बनारस के, सी चेन्नई के बंदे को बोला कि मुझे 50 रिस्ट वॉच दे दो। यहाँ पे बी बायर, सी सेलर। ओके, बाय पोस्ट पार्सल, सी सेंड्स 50 pieces of wrist by post parcel with correct address of B. ढंग से एड्रेस भेजा। However, the parcel was misplaced in the post and never reached B. This loss will be borne by B. कौन? सेलर। भैया डिलीवरी नहीं हुई ना, आप समझिए, डिलीवरी ही नहीं हुई। इन्होंने बताया था एड्रेस ये है मेरा, ठीक है, 50 चाहिए मुझे और ये मेरे एड्रेस पे चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने, सेलर ने, जबकि, ओके नो सॉरी गाइस, यहाँ पर सेलर की नहीं, बायर की रिस्क होगी। डिलीवरी नहीं हुई, मान लिया हमने, बोला कि डिलीवरी नहीं हुई, मान लिया हमने डिलीवरी नहीं हुई, बट क्या गुड्स असर्टेन हो गए थे? हाँ जी मैम, हो गए थे। पीछे वाले एग्जाम्पल से भी लाइन करते हैं, गुड्स तो असर्टेन हो गए थे ना, प्रॉपरली 50 पीसेज आपके लिए अलग करके भेज दिए हैं, अब हम क्या करें, आपको नहीं मिल रहा है तो। Yes, this loss will be borne by B as the property and goods has passed on to the buyer the moment the parcel is delivered to the post office with correct address. इन्होंने बोला था इस मीन्स के थ्रू, इस मोड के थ्रू जाना चाहिए, उस मोड के थ्रू भैया जी सेलर ने दे दिया है, सी ने भेज दिया, डिलीवरी चाहे नहीं हुई है, चाहे डिलीवरी नहीं हुई है, बट गुड्स असर्टेन तो हो गए थे। आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था बी और सी के बीच में कि ऐसे ही देना है, वैसे ही दे दिया, पोस्ट ऑफिस में पहुंचा दिया, अब आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसमें आपको खुद यहाँ पर चीजों को सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक। एक और एग्जांपल, ए ऑफ दिल्ली अग्रीड टू परचेज 500 लीटर्स ऑफ इंजन ऑयल फ्रॉम बी, ठीक है, ए बायर हो गए और बी सेलर हो गए। एज पर द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट डिलीवरी वाज टू बी मेड इन अ स्पेशल पाउच ऑफ 500 ml सप्लाइड बाय, जो बायर है उसने खुद ने भेज रखी है। ऐसे जैसे मान लो कि आपके घर में शादी है और आपने बोल रखा है दुकानदार को कि एक ना बैग मैं आपके पास भिजा रहा हूँ, उन बैग में जो नो गुडीज डाल के रख दीजिए, हर रूम में शादी वाले गेस्ट को हम सामान पहुंचा देंगे, किसी को भूख लगेगी तो खा पाएंगे। तो यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली, यहाँ पे बायर ने स्पेसिफिकली 500 ml के सैशेज, पाउचेज एक्सेट्रा बना रखे हैं। While B was filling 500 ml pouches for delivery to A, the store got fire. अभी डाल रहे हैं, ठीक है, और स्टोर में आग लग गई। ओके, एज द रिजल्ट द एंटायर क्वांटिटी ऑफ इंजन ऑयल लाइंग, खत्म हो गया भैया, आग लग गई तो नो इजी टू कैच फायर वाला प्रोडक्ट है। एज पर सेक्शन 26, यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी? नहीं। अगर सारे पाउचेज जो दिए थे वो हो गए होते फिर क्या होता, वहां पे सर्कमस्टांस बदल जाता। यहाँ पर अभी भी सेलर के पास ही है, क्योंकि अभी आप अपना काम कर रहे हो, अभी पूरा काम खत्म हुआ, लेबलिंग चल रही है, एक तरह से लास्ट सेशन पढ़ा था ना कि किताब पे लेबलिंग चल रही है। ए और क्यू की बात थी, पी को स्टाफ वाले बंदे को बोला था ये लेबलिंग कर दो, और इतने में कुछ गड़बड़ हो गई, आगे लगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो अभी भी सेलर का ही है। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेलर का ही रिस्क रहने वाला है। लास्ट सेशन अगर समझ में आया तो आज वाला सेशन बहुत आसान है। ओके,
The entire loss will be borne by B, that's the seller only. इस बात को ध्यान आगे और देंगे. If the seller was aware of the destruction of goods and still enters into a contract, he is stopped from disputing the contract. In such case, the buyer can sue him from the breach of contractual obligation and claim damages. अब ब्रीच और क्लेम डैमेजेस की बात तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़कर आए हैं. यस आपको याद है लास्ट सेशन में 15th सेशन में हमने पूरी ब्रीचेस के बारे में बात करी और उसी के साथ हम यहाँ पर अलाइन भी कर रहे हैं. आई होप लास्ट सेशन आप अच्छे से समझ पा रहे हैं. और जब भी आपको लगता है कि मैम लास्ट वाला गैप आ रहा है, आप वो वाला टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे नोट्स के थ्रू, या आपके पास वीडियो भी है. आपने अगर ये 1 की स्पीड पे आज वीडियो सुनी है तो आप 1.5 या 2 या 1.25 की स्पीड पे भी सुन सकते हैं, ताकि फॉर रिविजन पर्पस, ताकि आपका टाइम कम यूटिलाइज हो बट आप प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाए टाइम को भी और टॉपिक को भी. सॉरी. सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर और नेमो दैट क्वी हैबिट, ये मैक्सिम है. नेमो दैट क्वी हैबिट इज अ लीगल मैक्सिम, जो ऐसे याद ही करना है आपको. सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, एक ऐसे बंदे से सेल हो रही है जो ओनर ही नहीं है. नेमो दैट क्वे हैबिट, नो वन कैन गिव एनीथिंग दैट ही और शी डज नॉट हैव. इसका मतलब ये है, मान लेते हैं आपने चोरी का सामान बेच रहे हैं, वो आपका है ही नहीं, आप कैसे बेच पा रहे हैं. जो मेरे पास नहीं है वो मैं किसी और को नहीं दे सकता या नहीं दे सकती. नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, है ना. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह और हमारे सुनील ग्रोवर एके गुत्थी का एग्जांपल लेते हैं. कपिल शर्मा ने गाड़ी बोरो करी है, ओनर नहीं है कपिल शर्मा यहाँ पर, ही हैज जस्ट बोरोड अ कार. ओके, तो एक तरीके से या तो बेलमेंट हुई है, ओके, फ्रॉम हिज फ्रेंड अर्चना पूरन सिंह. ओनरशिप किसकी है, अर्चना की है, अर्चना की ओनरशिप है. टू यूज फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए यूज करने के लिए बोल रहे हैं. अर्चना ही है लीगल ओनर. ओनरशिप किसकी है, अर्चना की. यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ है अर्चना और कपिल के बीच में. अर्चना बेलर है और कपिल बेली है. ओके, चलिए. अर्चना इज द लीगल ओनर ऑफ द कार. ड्यूरिंग द वीक कपिल फेसेस सम फाइनेंशियल ट्रबल्स एंड डिसाइड्स टू सेल द कार. भैया आपकी ओनरशिप ही नहीं है. नेमो दैट क्यू हैबैथ, है ना. क्या बोल रहे हैं, सेल बाय पर्सन हु इज नॉट द ओनर, आप ओनर ही नहीं हो. सेल द कार टू एन अनसस्पेक्टिंग बायर, जिसको नहीं लगे कि भैया कपिल की तो गाड़ी नहीं है. सुनील ग्रोवर एके गुत्थी, गुत्थी को बेच दी इन्होंने गाड़ी. अब क्या होगा, विदाउट अर्चना's knowledge now कपिल presents the car as his own, जबकि वो ओनर है नहीं, अपनी ओनरशिप दिखा रहा है, and offers it to Sunil at a very attractive price. सुनील बिलीविंग कि हाँ कपिल ही ओनर है, ही इज द राइटफुल ओनर ऑफ द कार, बाय कर ली इन्होंने और पूरे पैसे भी दे दिए कपिल को. ही टेक्स द कार होम अज्यूमिंग दैट ही नाउ ओन्स इट. भैया जी ओनर तो ये थे ना, इन्होंने इनको दे भी दी तो ओनर तो यही थी ओरिजिनली. अ फ्यू डेज लेटर अर्चना को जब पता चला तो अपनी गाड़ी वापस मांग रही है भैया सुनील से. Sunil, however, argues that he bought the car fair and square from Kapil and that he should be the rightful owner. भैया हमने तो पैसे दे दिए, अब हम अपने पास रखेंगे, ऐसा हमारी गुत्थी जी बोल रही हैं. अब क्योंकि नमोदैत प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है, नमोदैत क्वे नॉन हैबैत प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है, सुनील कैन नॉट अक्वायर द ओनरशिप ऑफ द कार, क्योंकि कपिल के पास लीगल ओनरशिप ही नहीं है. फर्स्ट हैंड फर्स्ट प्लेस बोले तो ओनरशिप ही नहीं है. कपिल was not the owner and therefore could not transfer ownership to Sunil. Legally, the car still belongs to Archana and she has the right to reclaim it from Sunil. Am I clear to everybody? Very simple, very important. Simple बात ये है, very simple, very important.
ठीक है जी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल नेमो दैतक्वे हैबात. Okay, let's now move forward. Give me a moment. चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे आउटकम क्या होगा? सुनील के पास ऑल्दो उसने गुड फेथ में काम किया था, बट उसके पास लीगल ओनरशिप नहीं आ सकती क्योंकि उसने एक ऐसे बंदे से खरीदा था जो खुद भी ओनर नहीं था. यस, he might have to return the car to Archana and potentially pursue कपिल के, भैया मेरे पैसे तो वापस दे दे. ओके, he for the money he paid. This scenario highlights the importance of ensuring that the seller has the legal right. अब यहाँ पे ड्यूटी किसकी? ये बायर की कहीं ना कहीं ड्यूटी बन जा रही है कि भैया जिससे आप ले रहे हो ना, देख लो सही है कि नहीं है. sell the item in question. जैसे यहाँ पे कपिल ने गड़बड़ कर दी थी. Am I clear? अर्चना, पूरन सिंह, कपिल और हमारी गुत्थी जी का एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? आया मैम, आया आया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सेल बाय पर्सन हु इज नॉट द ओनर, हु इज नॉट द ओनर या फिर नेमो दैट कोई हैबात. In normal course, a buyer may assure the seller is the owner of the goods or having authority from the owners to sell the goods. Where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority. जैसे कपिल के पास अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बेच दी गुड्स को. Yes, or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title. सुनील के पास या फिर गुत्थी के पास टाइटल, जो बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि अल्टीमेटली टाइटल तो अर्चना का था ना हमारे एग्जाम्पल में भी. To the goods then that the seller had unless the owner of the good is by conduct precluded from denying the seller's authority to sell. यहाँ पे कपिल ने सेल किया जो कि उसकी अथॉरिटी ही नहीं थी भाई, नहीं कर सकते इंक्लूड, इसलिए अर्चना ने बोला मेरी गाड़ी तुम मुझे वापस दे दो. बट हाँ, यहाँ पर सुनील ए के गुत्थी पैसे वापस कपिल से मांग सकता है. Generally, the owner alone can transfer property in goods. Nemo datque habat means there is no one can give what he himself does not have. It means non-owner cannot make valid transfer of property in the goods. If the title of seller is defective, the buyer's title also is defective. ओके, तो मतलब जो कपिल का यहाँ पर टाइटल डिफेक्टिव था, वैसा ही सेम डिफेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा बायर के पास, वैसा ही सेम डिफेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा बायर के पास. If the seller has no title, the buyer does not acquire any title, although he might have acted honestly. जैसे कि हमारे एक सुनील ग्रोवर ने भी गुड फेथ में काम किया था, यहाँ पे भी ऑनेस्टली काम कर रहे हैं. And might have acquired the goods after due payment. This rule is to protect the real owner of the goods. ये रूल किस लिए बना था कि भैया जो रियल ओनर है गुड का उसको तो प्रोटेक्ट कर लिया जाए. ठीक है, दो दिस डॉक्ट्राइन सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रियल ओनर, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स देयर मस्ट बी सम सेफगार्ड अवेलेबल. हाँ भैया, यहाँ पर सुनील की क्या गलती है, समझो तो सही ना, उसकी जगह हम भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे कोई सेफगार्ड तो होना चाहिए. ठीक है, टू a person who acquired such goods in good faith for a value. Accordingly, the Act provides the following exceptions to the doctrine which seeks to protect the interest of bona fide buyer. क्या क्या एक्सेप्शन है अपन के पास? नॉन ओनर कहाँ पर वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है? जब आप एक मर्केंटाइल एजेंट के थ्रू सेल कर रहे हो, जब जॉइंट ओनर्स हैं, जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बाय सेल वेयर हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज विद द पोजेशन, सेल बाय बायर obtaining possession before property is transferred to the buyer, sale by unpaid seller, exercising right of lien or stoppage in transit or sale under the provision of other act. मैम कैसे है, आइए एक एक करके समझ लेते हैं.
सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। जैसे मान लेते हैं अगेन तीनों हमारे पास कपिल, अर्चना और सुनील आ गए हैं, ठीक है, एक गुत्थी। कपिल शर्मा वर्क्स एज अ कार डीलर, as a mercantile agent, sells a car belonging to Archana Puran Singh to Sunil Grover, aka गुत्थी। इवन दो कपिल यहाँ पर ओनर नहीं है, बट क्योंकि वो ऑथराइज्ड हैं, क्योंकि वो ऑथराइज्ड है टू सेल ऑन बिहाफ ऑफ अर्चना, सुनील के पास वैलिड टाइटल चला जाएगा, जबकि ओनर नहीं है सुनील का यहाँ पर कपिल, बट कपिल के पास अथॉरिटी है टू सेल। कपिल के पास अथॉरिटी है बिकॉज ही इज एक्टिंग एज अ मर्केंटाइल एजेंट। Okay, when a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of the goods, यहाँ पे ओनर की कंसेंट थी, यहाँ पे अर्चना की कंसेंट थी। हमारे एग्जाम्पल में अर्चना ने कपिल को बोल रखा था कि हाँ बेच सकते हो। Okay, any sale made by him when acting in ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he expressly authorized by the owner of the good। ऐसे मान लिया जाएगा कि अर्चना खुद ही बेच रही हैं सुनील को ये प्रॉपर्टी, okay, of the goods to make the same, provided that the buyer's act is in good faith and has not at any time of contract notice that the seller has no authority। जहाँ पर आपको लग ही जाएगा कि कुछ गड़बड़ है तो वहाँ पे तो डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर हो जाएगा ना, हैज अ प्रूडेंट पर्सन यू शुड नॉट हैव। अगर ऐसा लग रहा था कि चोरी का है, ऑथराइज नहीं है बंदा, फिर आपको खरीदना ही नहीं चाहिए था, है ना। वैसे ही हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है, एफ द ओनर ऑफ द कार डिलीवर्स इट टू एच। यहाँ पर एफ हमारी अर्चना सिंह हो गई, एच हमारे कपिल जी हो गए। डिलीवर किया है एच को कि भैया तेरे पास कंसेंट है, तू इसे आगे बेच दे। हु इज अ मर्केंटाइल एजेंट फॉर सेल और ऑफ नॉट लेस देन 20,000, 20,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ऐसे बोल दिया है। एच सोल्ड द कार एट 15,000। अब अथॉरिटी कितने की मिली थी, 20,000 की। अब अथॉरिटी से आप आउट जा रहे हो, अथॉरिटी से आप आउट जा रहे हो, तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में हम हल्की फुल्की बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बातें करके आए हैं। To K, who bought in good faith and without notice of any fraud, he misappropriated the money. F sued for the recovery of the car from K. K ने तो खरीदा था ना प्रॉपर 15,000 रुपए देकर एच से, जो कि मर्केंटाइल एजेंट थे। हेल्ड एज एच वाज इन पोजेशन ऑफ द कार विद एफ्स कंसेंट फॉर द पर्पस, के ऑब्टेन्ड अ गुड टाइटल। अब 5,000 की बात वो एफ और एच के बीच में होगी, बट के जिसके पास गाड़ी जा चुकी है या सुनील ग्रोवर जिसके पास गाड़ी जा चुकी है उसके पास तो भैया गुड टाइटल ट्रांसफर हो गया है। ये एग्जाम्पल आपकी किताब का है, दिस एग्जाम्पल इज कमिंग फ्रॉम योर बुक, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल अर्चना वाले एग्जाम्पल तो ये कपिल शर्मा शो एग्जाम्पल है, ये बुक में नहीं है, बट ये मुझे लगता है कि ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कंसेप्ट क्लियर करने में मदद करते हैं। अगर करते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं इस पर बहुत मेहनत करती हूँ टू ब्रिंग दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर यू, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। अब जॉइंट ओनर्स के बारे में बात करते हैं। अर्चना और कपिल जॉइंट ओनर्स हैं, को ओनर्स हैं कार के। अर्चना को बताया नहीं कपिल ने और सुनील को गाड़ी बेच दी। सिंस कपिल एक ओनर है, ठीक है, सुनील कैन एक्वायर अ वैलिड टाइटल डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द जॉइंट ओनरशिप। अब ये डिपेंड करेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि कपिल इनके बिना पूछे क्या इनको गाड़ी बेच सकते हैं कि नहीं, या टाइटल, वैसे तो इन जनरल सर्कमस्टांसेस टाइटल गुड है, बट बाकी डिपेंड करेगा जॉइंट ओनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन में। पीछे वाला सेक्शन था 27, ये है सेक्शन 28, ठीक है। चलिए मैं एक बार पानी पीती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। मीनवाइल यू रीड दिस वन। अभी जो हमने पढ़ा है ना, जो हमने कपिल और अर्चना को ओनर वाला एग्जाम्पल देखा, इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग है जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन के थ्रू समझाने वाली हूँ। अगर मान लेते हैं बहुत सारे जॉइंट ओनर्स हैं, ठीक है, और किसी एक के पास ही पोजेशन है, okay, if one of the several owners of the goods has the sole possession
ऑफ देम बाय परमिशन ऑफ द को ओनर्स, मतलब मान लेते हैं 5 को ओनर्स हैं, उनमें से ए के पास ABCD है, ABCDE है, ए के पास सोल पोजेशन है, ठीक है, उसके पास है वो प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी इन द गुड इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु बाइज देम ऑफ सच जॉइंट ओनर इन गुड फेथ हैज नॉट एट एनी टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटिस, कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है. Where there is a contract for sale of unascertained goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained. ये तो पुरानी बात है मैम, नई बात बताओ. असर्टेन और अनसर्टेन वाली बात तो हमारी अभी है ही नहीं, वो तो मुद्दा ही नहीं है बात. ठीक है, मान लेते हैं ABC 3 जॉइंट ओनर्स हैं कार के और B के पास सोल पोजेशन है इस समय. ओके, विद द कंसेंट ऑफ A and C, यहाँ पे A और C से कंसेंट लिया है. B wrongfully sold the car to D without any knowledge and authority of remaining partners. वैसे तो अथॉरिटी है, कंसेंट है कि बेच सकते हैं, बट बी ने रॉन्गफुली कुछ गड़बड़ घोटाला करके डी को बेच दिया. अब इसमें डी की कोई गलती नहीं है, डी पेमेंट कर चुका है, इन्होंने इसको कंसेंट दे रखा था बेच दो भाई. अब इन लोग के बीच की बात है, अलग केस चलेगा, बट सोगा के अंदर नहीं बात हो रही है. D in good faith purchased the car and paid the price thereafter taking the delivery. The property in good stands to be transferred. Transferred ही बोल देंगे, D is the owner now. Despite that B is not the owner of the car, let's say. The only owner of the car. क्योंकि यहाँ पे wrongfully किया था इन्होंने. बी ने रॉन्गफुली काम किया था जबकि उसके पास कंसेंट था. यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन में बता रखा है कंसेंट है. ओके, चलिए. सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 29 बोल रहा है इसके बारे में. सेक्शन 27 28 पीछे पढ़ के आए हैं. यहाँ पे भी कपिल, अर्चना और सुनील का एग्जाम्पल है. कपिल ने एक लैपटॉप खरीदा अर्चना से, ठीक है, बट अर्चना मिसलेड कपिल अबाउट द लैपटॉप्स कंडीशन, झूठ झूठ बोल दिया कुछ. ओके, मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट कपिल्स ऑप्शन. Before Kapil voids the contract, Archana sells the laptop to Sunil aka Guthi. ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी सेल कर चुके हैं. अर्चना ऑलरेडी कपिल को सेल कर चुकी है, अब अर्चना इसको फर्दर सुनील को सेल करना चाह रही है. Since Sunil buys the laptop in good faith, he gets a valid title and Kapil no longer voids the contract. क्योंकि एनी विच वेज कपिल तो ले रहा ही नहीं था ना, अब कपिल तो वैसे भी वॉइड करने वाला था इस कॉन्ट्रैक्ट को. ठीक है, सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अगर ऐसा सरकमस्टांस है तो भी इट इज एन एक्सेप्शन, जबकि टाइटल इनके पास ऑलरेडी जा चुका था बट वापस इन्हीं के पास आ गया क्योंकि वॉइडेबल है. यहाँ पे वॉइड करने से पहले ही इन्होंने बेच दिया है किसी और को. Am I clear? When the seller of the goods has obtained possession thereof under a contract voidable under section 19 और 19A of Indian Contract Act, क्योंकि voidable की बातें हम under fraud, misrepresentation etc etc, free consent जहाँ नहीं था section 14 onwards 19 में ही हम बोलते हैं voidable है. But the contract has not rescinded at the time of sale, अभी cancel नहीं हुआ है. The buyer acquires a good title to the goods provided he buys them in good faith and without the notice of seller's defect. मान लेते हैं ए ने एक मोबाइल सेट बी से खरीदा फ्रॉड करके. ए हैज अवॉइडेबल टाइटल टू मोबाइल सेट ऑफ ऑप्शन. बिफोर बी कुड रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, A sold the same to C, who purchased it from A in good faith and without knowledge of fraud by A and paid it. C has a good title to the goods. चाहे यहाँ पे कपिल ने बेचा होता चाहे अर्चना ने बेचा होता, यहाँ पे सबने पीछे हमने अर्चना ने बेच दिया था, यहाँ पर कपिल बेच रहा है एक तरीके से, है ना, क्योंकि इसने बाय करा था. ए ने परचेज किया था बी से फ्रॉड करके. ए हैज अवॉइडेबल टाइटल, फ्रॉड हुआ था, बी ने फ्रॉड किया था. ए का अवॉइडेबल मतलब अवॉइड कर सकता था इस कॉन्ट्रैक्ट को, बट इसने फर्दर आगे बेच दिया. ओके, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पर जो सी के पास टाइटल है वो गुड टाइटल कहलाएगा.
सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। जैसे कपिल ने एक मोटर बाइक बेची अर्चना को, ठीक है, कपिल ने एक मोटर बाइक बेची अर्चना को, बट कीप्स द बाइक इन पोजेशन फॉर अ फ्यू डेज। बेच दी है, ओनरशिप एक्चुअली अर्चना की है बट अपने पोजेशन में इन्होंने रखी हुई है। ड्यूरिंग दैट टाइम कपिल ने मोटर बाइक सुनील को फिर बेच दी। If Sunil buys it in good faith, he may acquire a valid title depending on the legal jurisdiction. Of course, legal jurisdiction तो depend करेगा, अब ये कुछ कर देती हैं, ओनर पोजेशन तो इन्हीं का पास ही था ना, इन्होंने बेचने के बाद इनको बेच दिया, पोजेशन अभी भी इनके पास था, ये इनको पैसे वापस करेंगे, बट इनके पास अभी इनका क्या है, गुड टाइटल है, सुनील के पास यहाँ पे गुड टाइटल, ओके। सेल बाय ओनर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी, ठीक है। चलो, कपिल शर्मा अग्रीज टू बाय अ टीवी फ्रॉम अर्चना पूरन सिंह एंड टेक्स पोजेशन ऑफ इट बिफोर पेइंग द फुल अमाउंट। ओके, पेमेंट नहीं हुई है, पोजेशन ट्रांसफर हो गया है। बिफोर द ओनरशिप इज ऑफिशियली ट्रांसफर टू कपिल, ही सेल्स द टीवी। यहाँ पर ऑफिशियली ट्रांसफर नहीं हुआ है, ऑफिशियली ट्रांसफर नहीं हुआ है, जबकि पोजेशन किसका है, ओके। ओनरशिप ट्रांसफर कपिल के पास नहीं हुआ है बट पोजेशन इनके पास है। हमने पीछे क्या बोला था, यहाँ पर बोला था कि कपिल ने बेच दिया है, यहाँ पे कपिल ने बेचा था, यहाँ पे कपिल खरीद रहे हैं, ओके। यहाँ पे कपिल ने बेचा था, यहाँ कपिल खरीद रहे हैं, यहाँ पर पोजेशन बिना खरीदे, मतलब बिना अभी पूरा सेटलमेंट होए खरीद लिया है, ओके। और यहाँ पर है कपिल अग्रीज टू बाय अ टीवी फ्रॉम अर्चना पूरन सिंह एंड टेक्स पोजेशन, अग्री किया है, अभी सेल नहीं हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल के अंतर्गत कपिल ने फर्दर इसको बेच दिया क्योंकि उनके पास पोजेशन था। यहाँ पर भी यहाँ पर सेल हो गई थी बट पोजेशन अभी भी सेलर के पास ही था, यहाँ पर अभी सेल नहीं हुई है बट बायर के पास पोजेशन चला गया है। तो चाहे सेलर बेच रहा है चाहे बायर बेच रहा है, बट यहाँ पर जो बंदा अल्टीमेटली खरीद रहा है वो गुड फेथ में खरीद रहा है, उस बंदे से खरीद रहा है जिसके पास पोजेशन था। यस, विल कंसिडर इट एज अ वैलिड टाइटल। If Sunil buys a TV in good faith, he gets a title, valid title, even though Kapil wasn't the legal owner yet. दोनों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दोनों पॉइंटर्स एक ही हेडिंग के अंदर आ रहे हैं। एक बारी से पढ़िए और नेक्स्ट वाला भी एक बारी देख लीजिए, ठीक है। पीछे हमने बोला कि कपिल खरीद रहे थे, पीछे हमने बोला कपिल बेच रहे थे, ही वाज बेसिकली द सेलर हियर, शी वाज द बायर, बट इन्होंने अपने पोजेशन में रखी हुई थी, इन्होंने फर्दर इसको बेच दिया। अब लीगल जो बातें होंगी इनके बीच में होंगी, बट सुनील के पास ओनरशिप है। यहाँ पर अर्चना और कपिल का भी ट्रांजैक्शन होना बाकी है, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है बट इन्होंने कंप्यूटर ले लिया और फर्दर इसको आगे बेच भी दिया है, तभी भी इन्हीं के पास गुड टाइटल रहने वाला है। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। सेल बाय अनपेड सेलर एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन द ट्रांजिट, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अर्चना ने कपिल को गुड्स बेचे उधार पर और बेच दिए, भेज दिए, शिप कर दिए। However, Kapil fails to pay. कपिल ने पेमेंट करी ही नहीं। अर्चना exercising her right to stoppage in transit stops the delivery and sells the goods to सुनील। मतलब इन्होंने इनको बेची थी, रास्ते में था, इन्हें पता चला ये पेमेंट नहीं देने वाले, इन्होंने इनको दे दिया, ये तो ओनर थे ही नहीं एनी विच वेज। नाउ सुनील विल एक्वायर वैलिड टाइटल, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं भी हम बताते तो नॉर्मल प्रूडेंस अपना सिंपल लॉजिक लगा के हम सही आंसर दे सकते थे, ओके। जैसे यहाँ पर सेक्शन 30 में बता रखा है, सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल, वेयर अ पर्सन हैविंग सोल्ड गुड्स कंटिन्यूज और इज इन पोजेशन ऑफ द possession of the where a person having sold good of the documents of the title of the goods, the delivery or transfer by that person or by mercantile acting for him of the goods or documents of the title
under any sale, pledge, other disposition thereof to any other person receiving the same in good faith and without notice of the previous sale shall have the same effect as if the person making the delivery to the transfer were expressly authorized to the owner of the goods to make the same. जैसे हमने मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बताया था, जैसे ए ने सेल किया एक ब्लैकबेरी मोबाइल टू बी, he promised to deliver the same after 1 week, एक हफ्ते बाद दे देंगे. However, A insisted of delivery to be sold it to C, who purchased it from A in good faith and paid the price. Now C gets the title. क्योंकि possession तो A के पास ही है, चाहे उन्होंने C को बेच दिया था, B को बेच दिया था. जैसे यहाँ पर इस केस में इन्होंने इनको बेच दिया था, पोजेशन इन्हीं के पास है, इन्होंने फर्दर बेच दिया तो भैया सुनील के पास ही है. अर्चना और इनके आपस में बातचीत चलती रहेगी, बट पोजेशन अब ओनरशिप जो है वो सुनील के पास ही चला जाएगा. Am I clear, guys? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Where a person having bought or agreed to buy goods obtains with the consent of seller possession of the goods or documents of the title of the goods, the delivery or the transfer by person or by mercantile agent acting for him of goods or documents of the title under any sale, pledge or other disposition thereof to the person receiving the same in good faith without notice of any lien or other right of the original seller in respect of goods shall have effect as if such lien or right did not exist. मतलब ये लियन जो ये राइट है इनके पास थी ही नहीं, ऐसा मान लिया जाएगा. ऐसा मान लिया जाएगा. पेमेंट कर ही नहीं रहा ना ये बंदा भाई, ये पेमेंट कर ही नहीं रहा, रास्ते में रोका, इन्होंने इनको दे दिया क्योंकि अभी भी लियन था, एक्सरसाइज कर सकती थी, इनके पोजेशन में अभी भी थी गुड, चाहे रास्ते में थी, पहुंची नहीं थी, इन्होंने रुकवाई और इनको बेच दी, इन्होंने रुकवाई और इनको बेच दी. ठीक है ना भाई. चलिए अब समझते हैं. सेल बाय एस्टोपल, वेयर द ओनर बाय हिज कंडक्ट और ओमिशन, या तो कुछ करने से या कुछ ना करने से, leads the buyer to believe that the seller has the authority to sell, he is stopped from denying the fact afterwards. The buyer thus gets the better title. A tells B in presence of C that A is the agent of C. A ने B को बोला, क्या बोला? A ने B को बोला C के प्रेजेंस में कि मैं सी का एजेंट हूं, जबकि सी का एजेंट वो है नहीं, और बट सी ने मना नहीं किया था. सी मेंटेन्स साइलेंस इंस्टेड ऑफ डिनाइंग इट. अब यहाँ पर बी ने समान तो ऐसे ही सोचा है ना कि हाँ भैया एजेंट है. Later, if A sells C goods to B, C cannot dispute B's title to the goods. Simple as plain vanilla simple. अगर ये एस्टोपल के बारे में हम पहले भी बातें करके आए, और एस्टोपल में पार्टनरशिप, अगर आप कॉमर्स से हैं तो क्लास 11 में पार्टनरशिप में भी आप इसके बारे में बातें कर आए हैं. सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, लेट्स से सेक्शन 169 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोल रहा है. If a finder of lost goods could not reasonably find the true owner, or the true owner refuses to pay the lawful charges of the finder of the lost goods, the finder of the lost goods can sell the goods when the goods are in perishable nature, or when the lawful charges of the finder of lost goods amount to 2/3 of its value. जैसे मान लेते हैं आपकी एक पेंटिंग थी, आपने वो पेंटिंग गलती से रेस्टोरेंट में छोड़ दी, मेरे रेस्टोरेंट में छोड़ दी. ठीक है, मैंने काफी ढूंढा कौन है बंदा जो जिसको इसका होना चाहिए, या मैं आपके पास ले गई, आपने कहा नहीं मेरे को नहीं, मेरी नहीं है, तो मैं इसकी राइट रखती हूँ आगे बेचने की. यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है अंडर सेक्शन 169 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नॉट सोगा. ऐसी लास्ट पॉइंटर है एक्सेप्शन टू, अगर आपका टाइटल ही नहीं है. ओके, क्या है? अ कोर्ट ऑर्डर्स the sale of couple's asset which includes a motorbike in possession of Archana Puran Singh. सुनील ने बाय कर ली ऑक्शन में. सुनील acquires a valid title, जबकि पोजेशन इनके पास है, बट भैया जी कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू इनका बाइक जो है वो बिकी और ऑक्शन में इन्होंने खरीद लिया. तो चाहे पोजेशन इनका भी है, सामान इन्हीं का होगा, टाइटल इन्हीं के पास आ जाएगा. इवन दो ओरिजिनली पोजेशन अर्चना के पास है, बट ओनरशिप तो इन्हीं की है ना, और इन्हीं के ऊपर कोर्ट से ऑर्डर है कि भैया इनका सामान बेचो, निकालो पैसे, इंसॉल्वेंट हो गए एक तरीके से. ठीक है, इंसॉल्वेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, जितनी है हम उतनी पढ़ेंगे.
पढ़ेंगे, हर एक पॉइंटर पढ़ेंगे। ठीक है, विद दिस पॉइंट इज डन, खत्म हुआ ये वाला टॉपिक। ठीक है, एक छोटी सी स्लाइड है, आई थिंक दिस इज द लास्ट। यस, बाकी हम कंडीशन, वारंटी एक्सेट्रा के बारे में नेक्स्ट सेशन में बातें करेंगे। सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी। In case of insolvency of any individual, his official receiver or liquidator of company can sell the goods and buyer thereof gets a good title like we talked about here, जैसे हमने यहाँ पर बातें करी। ठीक है, किसी और एक्ट में भी बता रखा है तो वो भी ऐसे ही चलने वाला है। ओके, तो कोई बात नहीं, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं गाइस, है ना। ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है, हम एक और सेशन लगाएंगे और उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे को एक एक्स्ट्रा सेशन लग भी जाएगा कोई टेंशन नहीं है, बट जो पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ऑब्जर्व कर ही लिया होगा। ओके, विद दिस आई विल टेक योर लीव मेरे प्यारे बच्चों। आई विल सी यू, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग। अगर मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेंगे। This is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Bye-bye.